डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये पार्ट 2 लाया हूँ BHIE 143 का। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने ये पार्ट किया था BHIE 143 का पर्यावरण का इतिहास, जिसमें से हम लोगों ने ओनली 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। आज हम लोग 11 से लेके 21 तक करेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो ये पार्ट 2 है। कंप्लीट वीडियो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से समझेंगे, ध्यान सुनेंगे, आपको याद रहेगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। और देखिए, मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सो आप निश्चिंत रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एयरपोर्ट्स एंड ब्लूटूथ का यूज कर लीजिए। अगर है तो शांत में बैठिए। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्या है स्टूडेंट्स? आंसर है जो आपका दिसंबर 25 एंड जून 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है स्टूडेंट्स। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जल प्रबंधन की जो प्रकृति, इस पर क्या करना है? टिप्पणी करना है। ठीक है, तो ये आपका गलती से आया है। जल प्रबंधन पर क्या करना है? टिप्पणी करना है। ध्यान समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन अत्यंत उन्नत, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित था, जो वहां के नगर नियोजन की उच्च समझ को क्या करता है? दर्शाता है। इस सभ्यता के नगर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और लोथल नदियों के समीप बसाए गए थे तथा वर्षा जल और नदी जल के नियंत्रित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं, स्नानागार और पक्की नालियां की क्या थी? व्यवस्था थी, जिससे स्वच्छ जल की उपलब्धता और जल निकासी दोनों सुनिश्चित होती थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार ग्रेट बांध है ना, ग्रेट बाथ है ना, विशाल स्नानागार को ग्रेट बाथ भी बोला जाता था। ग्रेट बाथ जल संचयन, शुद्धिकरण और धार्मिक सामाजिक उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण था। क्या था? उत्कृष्ट उदाहरण था। ठीक है। धौलावीरा में विशाल जलाशयों, बांधों और नहरों द्वारा वर्षा जल को संग्रहित कर सूखे समय में उपयोग की व्यवस्था की गई थी, जो जल संरक्षण की उन्नत तकनीक को दर्शाता है। पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियां और समुचित ढाल यह संकेत देती है कि जल निकासी की स्पष्ट योजना थी, है ना, यानी प्लानिंग के साथ ये किया गया था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन न केवल दैनिक जीवन की आवश्यकता था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संरचना का भी महत्वपूर्ण आधार था। भारत में प्रकृति के संरक्षण के इतिहास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में प्रकृति के संरक्षण का इतिहास अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल से ही प्रकृति को देवतुल्य मानकर उसकी रक्षा पर बल दिया गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को पंच महाभूत के रूप में पूजनीय माना गया। सम्राट अशोक के काल में पशु वध पर नियंत्रण, वनों की रक्षा और जीवों के प्रति करुणा जैसे संरक्षणात्मक उपाय अपनाए गए। मध्यकाल में बिश्नोई समुदाय और संत परंपराओं ने वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा को धार्मिक कर्तव्य माना, जिसका प्रमुख उदाहरण खेजरली बलिदान है। औपनिवेशिक काल में वनों का व्यवस्थित दोहन हुआ, पर साथ ही वैज्ञानिक वन प्रबंधन और वन अधिनियम की शुरुआत भी इसी समय हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत में संरक्षण को संवैधानिक आधार मिला। 42वां संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को राज्य और नागरिकों का कर्तव्य घोषित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा चिपको और अप्पिको आंदोलन आधुनिक भारत में प्रकृति संरक्षण के क्या है? आचरण है। मतलब इन आंदोलनों ने प्रकृति यानी कि प्रकृति के या फिर प्रकृति के जो कि पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे थे। ठीक है, वनों को बचाने का काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 13। ग्रीन पीस आंदोलन की वृद्धि पर टिप्पणी कीजिए। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट। ग्रीन पीस आंदोलन की वृद्धि आधुनिक पर्यावरण चेतना के विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में कनाडा में हुई, जब कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने परमाणु परीक्षणों के विरोध में शांतिपूर्ण अभियान शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और प्रदूषण विरोध जैसे वैश्विक मुद्दों तक फैल गया। अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई इसकी प्रमुख रणनीति रही, इसकी जिसके माध्यम से ग्रीन पीस ने दुनिया का ध्यान पर्यावरणीय संकटों की ओर आकर्षित किया।
समय के साथ संगठन ने वैज्ञानिक शोध, मीडिया अभियानों और जन जागरूकता को अपने आंदोलनों का आधार बनाया, जिसने इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता जिससे इसकी क्या हो गई, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ी। 1980 और 1990 के दशक में ग्रीनपीस ने व्हेल संरक्षण, वनों की कटाई विरोध और विषैले कचरे के विरुद्ध वैश्विक अभियान चलाए, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई। आज ग्रीनपीस 150 से अधिक देशों में सक्रिय है और सरकारों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर पर्यावरण अनुकूलन नीतियां अपनाने का क्या कर रहा है, दबाव बनाता है। इस प्रकार ग्रीन पीस आंदोलन की निरंतर वृद्धि ने इसे एक प्रभावशाली वैश्विक पर्यावरण और आंदोलन के रूप में स्थापित कर दिया। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने टिप्पणी लिया है 14 नंबर से, स्वदेशी संरक्षण प्रथा, इस पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है, तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वदेशी संरक्षण प्रथाएं भारत में प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व पर आधारित रही है। प्राचीन काल से ही स्थानीय समुदायों ने परंपरागत ज्ञान के माध्यम से वन, जल और भूमि का संरक्षण किया। पवित्र उपवन में धार्मिक आस्था के कारण वनों की कटाई वर्जित थी, जोहड़, बावड़ी, तालाब और कुएं जैसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां वर्षा जल संचयन में सहायक रही। बिश्नोई समुदाय और खेजरली आंदोलन वृक्ष एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रेरक उदाहरण हैं। कृषि में मिश्रित खेती, जैविक खाद और बीज संरक्षण के पर्यावरण संतुलन बना रहा। इस प्रकार स्वदेशी संरक्षण प्रथाएं स्थानीय, टिकाऊ और सहभागी संरक्षण का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, भारतीय दर्शन में वन। भारतीय दर्शन में केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना, प्रकृति संरक्षण और जीवन दर्शन का प्रतीक रहा है। वैदिक और उपनिषदिक परंपरा में वन को तप, ज्ञान और आत्मबोध का केंद्र माना गया, जहां ऋषि मुनि आश्रमों में निवास कर वेदों की रचना और शिक्षण करते थे। अरण्य ग्रंथ वन जीवन के दार्शनिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। बौद्ध और जैन धर्म में भी वन अहिंसा, ध्यान और संयम का प्रमुख स्थल रहा है। भारतीय दर्शन में वन को माता समान मानकर उसके संरक्षण पर बल दिया गया और मानव प्रकृति के सह अस्तित्व की भावना विकसित हुई। इस प्रकार वन भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक जीवन और पर्यावरणीय संतुलन का आधार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, हरित शांति आंदोलन। हरित शांति आंदोलन यानी ग्रीन पीस आंदोलन, इसी को ग्रीन पीस आंदोलन भी कहा जाता है भाई, मैंने इसको बता दिया। तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1971 कनाडा में हुई। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो भाई ये है आपका। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना है। हरित क्रांति आंदोलन ने परमाणु परीक्षण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और जैव विविधता के क्षरण के विरुद्ध अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई को अपनाया। यह आंदोलन वैज्ञानिक तथ्यों, जन जागरूकता अभियानों और मीडिया के माध्यम से सरकारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दबाव बनाता है। आज ग्रीन पीस अनेक देशों में सक्रिय होकर पर्यावरणीय न्याय और प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकास के सिद्धांत। समझिए, विकास के सिद्धांत समाज, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत विकास को परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर प्रगति मानता है, जिसमें औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तकनीकी उन्नति पर बल दिया जाता है। इसके विपरीत निर्भरता सिद्धांत विकासशील देशों की अविकास की देशों की क्या की अविकास की स्थिति को विकसित देशों के शोषण से जोड़ता है। मार्क्सवादी सिद्धांत विकास को वर्ग संघर्ष और उत्पादन संबंधों के परिवर्तन के रूप में देखता है। सतत विकास सिद्धांत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा पर जोर देता है। इस प्रकार विभिन्न विकास सिद्धांत विकास की बहुआयामी प्रकृति को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, पर्यावरण संबंधी फीचर। पर्यावरण संबंधी फीचर प्राकृतिक और मानवीय तत्वों की परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। इसमें वन, जलवायु, भूमि, जैव विविधता तथा जलवायु जैसे प्रमुख घटक शामिल है।
पर्यावरणीय फीचर पारिस्थितिक संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मानव जीवन की गुणवत्ता से जुड़े होते हैं। आधुनिक समय में प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का क्षरण प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं बन गई है। इनसे निपटने के लिए सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और जन जागरूकता आवश्यक है। इस प्रकार पर्यावरण संबंधी फीचर मानव और प्रकृति के सह-अस्तित्व का आधार प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुरापाषाण कालीन सभ्यताएं। पुरापाषाण कालीन सभ्यताएं मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण थी, जिसमें मानव का जीवन शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित था। इस काल के मानव घुमंतू जीवन व्यतीत करते थे और गुफाओं, चट्टानों के नीचे तथा खुले मैदानों में निवास करते थे। इनके प्रमुख इनके प्रमुख औजार अपरिष्कृत पत्थर से बने हैंड एक्स, चॉपर और क्लीवर थे। आग के उपयोग ने भोजन पकाने और सुरक्षा में सहायता की। पुरापाषाण मानव प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था और सामाजिक संगठन सरल था। भारत में सोहन घाटी, भीमबेटका, नर्मदा घाटी जैसे स्थलों से इसके प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार पुरापाषाण सभ्यताएं मानव विकास की आधारशिला मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है स्टूडेंट्स, मध्यकाल में प्राकृतिक आपदाएं। तो मध्यकाल में प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन और राज्य व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती थी। इस काल में अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप और महामारी समान आपदाएं थी, जिनका मुख्य कारण मानसून पर अत्यधिक निर्भरता और वैज्ञानिक तकनीकों का अभाव था। बार बार पड़ने वाले अकाल से कृषि उत्पादन घटता, जिससे भूखमरी और जनहानि होती है। बाढ़ नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में विनाश लाती थी, जबकि सूखा लंबे समय तक खदान संकट उत्पन्न करता था। आपदाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में कमी, आर्थिक अव्यवस्था और सामाजिक अस्थिरता बढ़ जाती थी। शासक वर्ग द्वारा कर माफी, अनाज वितरण और सिंचाई कार्य राहत के प्रमुख उपाय थे। इस प्रकार मध्यकालीन प्राकृतिक आपदाएं समाज और शासन दोनों के लिए गंभीर चुनौती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, आल्मा अता घोषणा। आल्मा अता घोषणा 1978 सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के संयुक्त सम्मेलन में कजाकिस्तान के अलावा आल्मा अता में अपनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यमों से प्राप्त करना था। इस घोषणा ने स्वास्थ्य को मूल मानव अधिकार माना और निवारक, प्रोत्साहन व उपचारात्मक सेवाओं पर समान बल दिया। इसमें सामुदायिक सहभागिता, स्वच्छ जल पोषण, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समानता को विशेष महत्व दिया गया। आल्मा अता घोषणा ने विकासशील देशों की स्वास्थ्य नीतियों को दिशा दी और वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में समता और न्याय की अवधारणा को मजबूत किया। इस तरह से मैंने आपको 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दे। इससे बाहर स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। बिलीव मी, एंड आंख बंद करके बहुत दिल से एकदम एग्जाम दो, पूरा खुल के, मतलब अच्छा से लिखना, पूरा मन से लिखना। उसमें जितने भी कोशिश करना 22+ पेज आप भर के एग्जाम दे के आओ, ठीक है। जिसमें से आप अच्छे से भर जाएंगे 70+ मार्क्स आएंगे, फिर अगर 22 पेज भर के आएंगे तो ध्यान से आप लिखिएगा, बट मन लगा के, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और हम सबका आशीर्वाद, हम सबका भी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सबका अच्छा एग्जाम जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ये पार्ट 2 का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, और जिसमें पासवर्ड लगा होगा, और ये पासवर्ड वही वाला होगा जो पार्ट 1 का पासवर्ड है। सो ये याद रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जय श्री बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।